हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कनाडियन लिटरेचर की एक लैंडमार्क पोएम को एनालाइज करने वाले हैं जो ह्यूमन माइंड एंड नेचर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। आज हम बात कर रहे हैं मार्गरेट एटवुड की एक मास्टर क्लास पोएम प्रोग्रेसिव इंसैनिटीज ऑफ अ पायनियर की। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि कैसे मैन ने नेचर पर अपनी जीत हासिल की, पर ये पोएम बिल्कुल अलग है। ये दिखाती है कि जब जो ह्यूमन होता है वो नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो कैसे नेचर धीरे धीरे उसके पूरे मेंटल बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। चलिए पहले बात करते हैं इसके लैंग्वेज बैकग्राउंड एंड पब्लिशिंग डिटेल्स की, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पोएम को पब्लिश किया गया 1968 में एंड ये एटवुड के एक फेमस कलेक्शन द एनिमल एंड दैट कंट्री का पार्ट थी। इसकी लैंग्वेज एंड स्टाइल, थीम्स और इसका क्रिटिकल एनालिसिस हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेकिन लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले इसकी कनाडियन कॉन्टेक्स्ट एंड द गैरिसन मेंटालिटी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो गैरिसन मेंटालिटी क्या था कि कनाडा के एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं नॉर्थरॉप फ्राई, एंड उन्होंने एक टर्म दिया था गैरिसन मेंटालिटी कि जब जो यूरोपियन सेटलर्स थे वो पहली बार कनाडा आए तो वहाँ के जो जंगल और सर्दी उनको इतनी खतरनाक लगी कि उन्होंने नेचर को अपना दुश्मन मान लिया एंड उन्होंने खुद को नेचर से बचाने के लिए छोटे छोटे गैरिसन्स या किले बना लिए। एंड ये पोएम उसी प्रोटेक्टिव और अग्रेसिव माइंडसेट का एक साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम करती है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पोएम में टोटल 7 स्टैंजाज हैं, स्टैंजा नहीं सॉरी सेक्शंस हैं। ये पोएम सेक्शंस में डिवाइडेड है एंड इसमें टोटल 7 सेक्शंस हैं। तो पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ही stood a point on a sheet of green paper proclaiming himself the center with no walls, no borders anywhere. The sky no height above him, totally unenclosed, and shouted, "Let me out." तो नोटिस कीजिए कि पहली ही लाइन ही स्टूड अ पॉइंट ऑन अ शीट ऑफ ग्रीन पेपर में ही कौन है? ही को अटवुड उसे एक यूरोपियन पायनियर या सेटलर की बात कर रही हैं। अटवुड उसे कोई इंसान नहीं बोल रही बल्कि एक छोटा सा पॉइंट बोल रही हैं। पूरा जो कनाडियन लैंडस्केप है वो कैसा दिख रहा है? वो एक खाली ग्रीन पेपर की तरह दिख रहा है। लेकिन इस पायनियर का ईगो देखिए, प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ द सेंटर। वो उस पूरी जमीन का सेंटर खुद को बता रहा है कि मैं ही उस पूरी जमीन का मालिक हूँ। पर रियलिटी क्या है? वहाँ कोई दीवार नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, नो वॉल्स, नो बॉर्डर्स, एंड आसमान जो इतना ऊंचा है, खुला है कि लगता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस स्काई है। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े खुले एंड ब्यूटीफुल स्पेस में जो ह्यूमन होगा वो खुश होगा, लेकिन नहीं। जो ह्यूमन होता है वो बाउंड्रीज का आदी होता है एंड जब उसे कोई लिमिट नहीं दिखती तो उसे डर लगने लगता है एंड इस सुनसान खुलेपन से वो डर कर चिल्लाता है, लेट मी आउट। आयरोनिकली वो खुले आसमान के नीचे खड़ा है पर उसका जो दिमाग है उसे कैद महसूस करा रहा है। अब हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं। He dug the soil in rows, imposed himself with shovels. He asserted in the furrows, I am not random. The ground replied with aphorisms, a tree sprout, a nameless weed, words he couldn't understand. एंड अपने डर को मिटाने के लिए पायनियर क्या करता है? वो फिजिकल वायलेंस एंड कंट्रोल का सहारा लेता है। इम्पोज्ड हिमसेल्फ विद शॉवेल्स। शॉवेल्स क्या होता है? एक टाइप का डिगिंग टूल होता है, गड्ढा खोदने वाला एक टाइप का टूल होता है जिसे गड्ढा खोदा जाता है और हिंदी में उसे फावड़ा बोलते हैं। तो imposed himself with the shovels. He asserted in the furrows, I am not random. वो जमीन खोदकर सीधी रोज एंड फ्यूरोज बनाता है एंड वो खेती करना चाहता है। वो खेती के जरिए नेचर पर अपना एक सिस्टम थोपना चाहता है, नेचर को कंट्रोल करना चाहता है। वो जमीन के अंदर जो जमीन को देखकर चिल्लाता है, आई एम नॉट रैंडम, मीन्स मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मेरे पास लॉजिक है एंड मैं इस बेतरतीब नेचर की तरह रैंडम नहीं हूँ। वो जो ह्यूमन है यहाँ पर उसका ईगो दिखाया गया है कि वो घमंड कर रहा है एंड वो उस थोड़ी सी उसको नॉलेज हो गई है, उसी के बेसिस पर वो नेचर को कंट्रोल करना चाह रहा है। लेकिन जमीन चुप नहीं रहती, वो भी रिप्लाई करती है। द ग्राउंड रिप्लाइड विद aphorisms, a tree sprout, a nameless weed, a word he couldn't understand. लेकिन जमीन भी चुप नहीं बैठती। वो अफोरिज्म का मतलब होता है कि शॉर्ट वॉइस सेइंग्स या मुहावरे, पहेलियां। तो जब जमीन उसे एक रिडल के रूप में जवाब देती है, आंसर करती है। कैसे? जैसे एक छोटा सा पौधा उगाता है, अ ट्री स्प्राउट एक बिन बुलाई घास उगाती है एंड जो नेचर है वो अपनी लैंग्वेज में उस पायनियर को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जो पायनियर होता है
उसका दिमाग इतना नैरो है कि वो नेचर की लैंग्वेज को समझ नहीं पाता एंड वर्ड्स ही कुडंट अंडरस्टैंड, एंड वो अपने ईगो में रहता है एंड वो नेचर की लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाता। अब हम थर्ड स्टैंजा में देखेंगे कि धीरे धीरे पाइनियर का डाउनफॉल होने लगता है। हम थर्ड स्टैंजा देखते हैं। द हाउस pitched, the plot stacked in the middle of nowhere, at night the mind inside in the middle of nowhere। अब वो इंसान जो पाइनियर है वो अपना एक घर बनाता है और घर के आसपास खूंटे लगा देता है। द प्लॉट स्टैक्ड एंड आसपास बाउंड्री लगा देता है, लकड़ी की बाउंड्रीज बनाता है, दीवार बनाता है। पर कहाँ? इन द मिडल ऑफ नाउ हेयर, इन द मिडल ऑफ नाउवेयर, यानी चारों तरफ से सुनसान दलदल और जंगल है एंड बीच में वो अपना घर बनाता है। अब यहाँ से उसकी इंसैनिटी, पागलपन शुरू होती है। दिन में तो वो काम में बिजी रहता है, पर जैसे ही रात होती है, ये देखते हैं। द आइडिया ऑफ एन एनिमल पैटर्स अक्रॉस द रूफ इन द डार्कनेस ऑफ द फील्ड्स डिफेंड themselves with fences in vain, everything is getting in। तो एट नाइट इन द माइंड इन साइड इन द मिडल ऑफ नावेयर, उसका जो दिमाग भी उस जंगल की तरह सुनसान एंड खाली हो जाता है एंड डर उस पर हावी होने लगता है। यहाँ से उसका डाउनफॉल शुरू हो रहा है। उसके घर की छत पर आवाज आती है, द आइडिया ऑफ एन एनिमल पैटर्न। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे राइटर ने एन एनिमल नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है द आइडिया ऑफ एन एनिमल। मतलब हो सकता है कि बाहर कोई जानवर हो ही ना, ये सिर्फ उस जो पाइनियर है, जो सेटलर है, उसके दिमाग का डर और हेलुसिनेशन है। वो डर जाता है और डर की वजह से वो खेतों के चारों तरफ फेंसेस लगाता है ताकि जंगल बाहर रहे। लेकिन अटवुड कहती हैं इन वेन एवरीथिंग इज गेटिंग इन, सब बेकार है। फेंसेस लकड़ी की हो सकती हैं, पर वो नेचर के ढर्रे को और दिमाग के डर को अंदर आने से नहीं रोक सकती। जंगल उसके दिमाग के अंदर घुस चुका है। अब फोर्थ स्टैंजा देखते हैं, जहाँ पे मिथ ऑफ ह्यूमन लॉजिक में अटवुड ने बताया है। बाय द डे लाइट ही रेसिस्टेड, ही सैड डिस्कस्टेड विद द स्वैम्प्स क्लैम्बिंग इन द आउटबर्स्ट ऑफ रॉक्स। एंड सुबह होते ही पाइनियर के अंदर का जो ईगो होता है वो फिर से जाग जाता है एंड वो फिर से रेसिस्ट करता है। वो दलदल की आवाज़ों, स्वैम्प्स क्लैमरिंग्स मतलब दलदल की आवाज़ों, एंड बिखरे हुए पत्थरों, आउटब्रस्ट ऑफ रॉक्स को देखकर चिढ़ जाता है, डिस्कस्ट हो जाता है। वो कहता है दिस इज नॉट आगे देखते हैं, दिस इज नॉट ऑर्डर बट द अब्सेंस ऑफ ऑर्डर। वो सोचता है कि अगर यहाँ शहर जैसी सड़कें नहीं है, इंसानों का बनाया नियम नहीं है, तो ये सब कुछ बेकार है, केओस है। इंसान को लगता है कि नेचर उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो ये सब बेकार है। लेकिन अटवुड यहाँ सबसे बड़ा पंचलाइन देती हैं, ही वॉज रॉन्ग, द अनआंसरिंग फॉरेस्ट इम्प्लाइड इट वॉज एन ऑर्डर्ड अब्सेंस। वो गलत था, वो जो पाइनियर था वो गलत था। वो जो खामोश जंगल है वे वो बिना बोले समझाता है कि ये केओस नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्डर्ड अब्सेंस है। नेचर का अपना एक परफेक्ट ऑर्डर होता है, इकोसिस्टम होता है, वेदर साइकिल होती है। नेचर की अपनी एक वाइल्ड लाइफ होती है, पर दिक्कत ये है कि वो जो ह्यूमन है वो अपने बनाए हुए आर्टिफिशियल ऑर्डर में रहना चाहता है। जो चीज़ उसके आर्टिफिशियल ऑर्डर से मैच नहीं खाती वो चीज़ उससे बेकार लगने लगती है। अब हम आगे देखते हैं। फॉर मैनी ईयर्स ही फिश्ड फॉर अ ग्रेट विजन, डैंगलिंग द hooks of stone roots under the surface of the shallow earth। कई साल बीत गए। फॉर मैनी ईयर्स, वो जो पाइनियर था वो उस उम्मीद में बैठा रहा कि उसे एक जमीन पर कोई बहुत बड़ी सक्सेस या ग्रेट विजन मिलेगी। एंड जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो मिट्टी के अंदर जो पेड़ होती हैं उनकी जड़ों को लगाता है, स्टोन रूट्स जड़ों को लगाता है और ऐसे डालता है जैसे मछली पकड़ने के लिए पानी में हुक डाला जाता है। लेकिन अटवुड यहाँ पे एक कमाल का मेटाफोर यूज करती हैं कि वो कहती है इट वॉज लाइक इंटरसाइजिंग वेल विद अ बेंट पिन, बिसाइड ही थॉट इन दैट कंट्री ओनली द वर्म्स वर बाइटिंग। यानी तुम एक अटवुड कहती हैं कि ये तो ऐसा हो गया कि तुम छोटी मुड़ी हुई पिन लेकर समंदर में वेल मछली पकड़ने के लिए निकले हो। यहाँ पर जो पाइनियर का टूल है उसका नैरो ह्यूमन लॉजिक है एंड वो इतना छोटा है कि उसे वो इतनी बड़ी नेचर को कैप्चर नहीं कर सकता। यहाँ पर वो मेटाफर यूज करती हैं कि जैसे एक पिन लेकर आप वेल मछली को पकड़ने निकले हो, छोटी सी पिन लेकर, वैसे ही अपनी छोटी सोच के साथ आप नेचर को कंट्रोल करने के लिए निकले हो। ये
उस पायनियर का मजाक उड़ाती हैं। एंड रिजल्ट क्या होता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो मायूस होकर सोचता है कि इस देश की मिट्टी ही बेकार है, यहाँ सिर्फ कीड़े वर्म्स ही मिलेंगे। एंड वो अपनी कमी नहीं देख रहा कि वो जमीन को ब्लेम कर रहा है। अब हम सिक्स्थ स्टैंजा देखते हैं। इफ ही had known unstructured space is a deluge and stocked his log house boat with all the animals, even the wolves, he might have floated. अब यहाँ अटवुड एक बिब्लिकल इल्यूजन यूज करती है नूस आर्क का, नू की कश्ती की कहानी का। अटवुड कहती है कि अगर उस पायनियर को समझ होती ये जो अनस्ट्रक्चर्ड जंगल है ये आने वाले समय में एक डेल्यूग मीन्स बांध बनकर उसके माइंड को डुबा देगा, तो वो क्या करता, वो अपनी लकड़ी के घर को एक बोट बना लेता और नेचर के सारे एनिमल्स को, यहाँ तक कि उन खतरनाक भेड़ियों वोल्फ्स को भी उसमें शामिल कर लेता। मतलब अगर वो नेचर के साथ दुश्मनी करने के बजाय एक्सेप्ट कर लेता तो शायद इस जंगल में वो सरवाइव कर जाता। ही माइट हैव फ्लोटेड। लेकिन वो पायनियर कैसा था? बट ऑब्स्टिनेट ही स्टेटेड द लैंड इज सॉलिड एंड स्टैम्प्ड, वॉचिंग हिज फुट सिंक डाउन थ्रू द स्टोन अप टू द नी। लेकिन वो जो पायनियर था वो कैसा था? ऑब्स्टिनेट यानी कि बेहद जिद्दी और अहंकारी। वो जिद में आकर जमीन पर पैर पटकता है, मीन्स स्टैम्प, तो वो पैर पटकता है। वो चिल्लाता है द लैंड इज सॉलिड, ये जमीन मेरी है, सॉलिड है, इसे मैं बदलूंगा। और अगली ही लाइन में आयरॉनिकल ब्लास्ट होता है, वॉचिंग हिज फुट सिंक डाउन थ्रू द स्टोन अप टू द नी। अगली ही लाइन में ब्लास्ट होता है, जैसे ही वो अपना जो पैर पटकता है जमीन में, पत्थर जो होता है वो मिट्टी का बन जाता है और उसका पैर घुटने तक धंस जाता है। नेचर ने उसकी सारी अकड़ एक सेकंड में मिट्टी में मिला दी थी। एंड अब हम द अल्टीमेट इन्वेजन को देखेंगे, द लास्ट स्टैंजा। Things refused to name themselves, refused to let him name them. The wolves hunted outside on his beaches, his clearings, by the surf of the undergrowth breaking at his feet. He foresaw disintegration. अब हम आएंगे पोएम के क्लाइमेक्स पर। तो पायनियर का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। थिंग्स रिफ्यूज टू नेम देमसेल्फ, थिंग्स रिफ्यूज टू नेम देमसेल्फ। एंड जो ह्यूमन होता है उसकी आदत होती है हर चीज को क्लासिफाई करना, हर चीज को नाम देना। पर जंगल की चीजों ने जो ह्यूमन के बनाए नाम में बदलने से मना कर दिया, इंसान के बनाए नियमों में आने से मना कर दिया। एंड बाहर जो भेड़िए हैं शिकार कर रहे हैं, द वुल्व्स हंटेड आउटसाइड, और उसके बनाए हुए घर और साफ किए हुए रास्ते जो क्लियरिंग्स हैं उनमें भी झाड़ियां उगाई हैं एंड वो आकर पैरों में टकरा रही हैं। और जो पायनियर है उसे समझ आ जाता है कि अब उसके बनाए हुए अंपायर का अंत होने वाला है। ही फोरशो डिसइंटीग्रेशन। एंड एंड में उस इंसान की जो आंखें हैं थक कर फटी की फटी रह जाती हैं, आईज मेड रेस्ट बाय हिज एफर्ट। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग के अंदर एक टेंशन चल रही थी, द टेंशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट यानी वो खुद इंसान था थिंकर, एंड द ऑब्जेक्ट यानी कि नेचर, वो नेचर को अलग रखना चाहता था पर रख नहीं पाया। एंड लुक एट द लास्ट लाइन, वो ग्रीन विजन यानी कि नेचर का वाइल्ड केओस, और वो अननेम्ड वेल जिसे वो छोटी सी पिन से पकड़ने चला था, वो दोनों फ्लड की तरह उसके दिमाग के अंदर घुस आते हैं, इन्वेडेड। नेचर ने फिजिकल दीवारों को नहीं तोड़ा, नेचर ने सीधे उस पायनियर के दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसे कम्प्लीटली इंसेन बना दिया, पागल बना दिया। दिस इज द प्रोग्रेसिव इंसैनिटी ऑफ अ पायनियर। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि ये पोएम बहुत लंबी एंड कॉम्प्लेक्स थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम इस पोएम की थीम्स एंड क्रिटिकल एनालिसिस को देख लेते हैं। तो इस पोएम में मैन वर्सेस नेचर की थीम को दिखाया गया है, द इको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। जो पायनियर है वो नेचर को एक दुश्मन की तरह देखता है एंड उसे कंट्रोल करना चाहता है। पर इको क्रिटिसिज्म हमें सिखाता है कि मैन नेचर का हिस्सा है, उसका मास्टर नहीं। एंड जब हम मास्टर बनने की कोशिश करते हैं तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन पक्का है। एंड द इल्यूजन ऑफ ऑर्डर वर्सेस केओस। पायनियर के लिए ऑर्डर का मतलब है स्ट्रेट लाइंस, मैप्स एंड फेंसेस। नेचर के लिए ऑर्डर का मतलब है फ्रीडम और ऑर्गेनिक ग्रोथ। पोएम दिखाती है कि इंसान का ऑर्डर कितना फ्रेजाइल, कमजोर है। लैंग्वेज एंड कॉलोनियल
इम्पीरियलिज्म। कॉलोनाइजर जब किसी नई जगह जाते हैं तो वो वहाँ की ज़मीन को ब्लैंक समझते हैं, सीट ऑफ ग्रीन पेपर, और अपना नाम थोपते हैं। लेकिन नेचर उनके कॉलोनियल लैंग्वेज और नेम्स को रिजेक्ट कर देती है, रिफ्यूज टू नेम देमसेल्फ। इसकी लैंग्वेज एंड स्टाइल की बात करें तो पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है। इसमें कोई स्ट्रिक्ट राइम स्कीम या रेगुलर मीटर नहीं है। एटवुड ने इसे बहुत ही शार्प, क्रिस्प एंड मिनिमलिस्ट लैंग्वेज का यूज किया है, बिना किसी अननेसेसरी डेकोरेशन के। सो एवरीवन, मार्गरेट एटवुड ने इस पोएम के जरिए हमें एक बहुत बड़ा लेसन दिया है, प्रोग्रेसिव इंसानिटी ऑफ अ पायनियर। सिर्फ एक सेटलर की कहानी नहीं है, ये पूरे ह्यूमन रेस के ईगो की कहानी है। हम जितना नेचर को डिस्ट्रॉय और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, नेचर उतनी ही खामोशी से हमारे सिस्टम्स को डिसइंटीग्रेट कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। अटवुड बताना चाहती हैं कि हम नेचर के गेस्ट हैं, हमें नेचर को कंट्रोल करना नहीं चाहिए। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।